नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में प्रशांत मीना जीएसटी में। और आज हम जानेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और एक ऑफिसर जब वहाँ आता है तो वो क्या-क्या आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, मेरा नाम प्रशांत मीना है और मैं एज़ ए जीएसटी इंस्पेक्टर वर्क कर रहा हूँ। और जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जब मैं वेरिफिकेशन पे जाता हूँ, मैं फिजिकल वेरिफिकेशन पे जाता हूँ किसी के पे, तो मैं जो डॉक्यूमेंट्स चेक करता हूँ तो वो एक ऑफिसर आपको बता सकता है कि वो क्या चीज़ देखता है और उसे क्या चीज़ चाहिए। तो यही मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प करना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप इस वीडियो के एंड तक इसे देखना और जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना और मैं उस कमेंट सेक्शन को पढ़ूँगा भी और जो भी उसमें डाउट्स होंगे आप सबके, उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत कैसे पड़ती है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत उसे पड़ती है जिसका बिजनेस जो या तो 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है, मतलब जिसका 40 लाख से ज्यादा एनुअल टर्नओवर है अगर वो गुड्स बेचता है। और अगर वो सर्विस सप्लाई करता है तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख, मतलब कि उसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस करना चाहिए, तब उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम सब देखेंगे आज वीडियो में। तो वीडियो को शॉर्ट रखने की मैं कोशिश करूंगा, बट फिर भी जो भी होगा, ताकि मैं आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर सकूं और आपको आगे फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। कोई व्यक्ति अगर सामान सप्लाई करता है, जिसे जीएसटी की या नॉर्मल कॉमर्स की भाषा में गुड्स कहते हैं, गुड्स को सामान कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति सामान को बेचता है तो उसे कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स के केसेस में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 40 लाख, मतलब आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख तक है, 40 लाख या 40 लाख से नीचे है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जैसे ही आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख की लिमिट को क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। यही केस सेम सिमिलर सर्विस के केस में है, बट सर्विस के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की है। अगर आपका 20 लाख या 20 लाख तक की आप सर्विस देते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बट जैसे ही 20 लाख से आप जाओगे आगे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो यही इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे हमारे कुछ हिली एरिया स्टेट्स हैं, जैसे कि मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, असम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। तो यहाँ पे गुड्स के केस में लिमिट 40 लाख की बजाय 20 लाख करी हुई है। तो क्योंकि यहाँ पे कहते हैं बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बिजनेस इतना होता भी नहीं है, तो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट 40 लाख के बजाय 20 लाख रखी है गुड्स के केस में। तो अगर यहाँ 20 लाख तक आप गुड्स सप्लाई करते हो, 20 लाख से जरा सा भी ऊपर होगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और सर्विस के केस में इन्हीं स्टेट्स में लिमिट 20 लाख की जगह 10 लाख रखी गई है। तो बाकी जो नॉर्मल स्टेट्स है वहां पे सर्विस के केस में 20 लाख रहेगी लिमिट, और जो ऐसे स्टेट्स हैं, पर्टिकुलर जो स्टेट्स है, हिली एरियाज जो हैं, तो वहां पे लिमिट 10 लाख रहेगी। तो ये एक्सेप्शन हो गया गुड्स और सर्विसेज के केस में। अगर दोस्तों आप काम करते हो गुड्स और सर्विसेज दोनों का, या तो आप गुड्स का करोगे या आप सर्विस का करोगे, या गुड्स सर्विसेज दोनों का काम करोगे, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों का काम अगर कर रहे हो, सपोज इसका एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, अगर वो शॉप टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब चीज बेचती है, मगर साथ में साथ सर्विस देती है कि ये चीजें हम आपके घर पे इंस्टॉल भी करेंगे, अगर ये चीजें खराब हुई तो हम रिपेयर भी करेंगे, तो वो चीज सर्विसेज आ गई, उसमें आप कोई सामान नहीं दे रहे। तो सर्विसेज में ये ऐसी कंपनी मतलब दोनों चीज कर रही है, सामान भी बेच रही है अपना और सर्विस भी आपको सप्लाई कर रही है। तो ये हो गई जो दोनों काम कर रही है, गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई कर रही है। तो इस केस में आपकी लिमिट रहेगी 20 लाख रहेगी नॉर्मल स्टेट्स के केस में, और 10 लाख रहेगी पर्टिकुलर स्टेट्स के केस में, जो कि मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब है। ऐसे 11 स्टेट्स हैं।
जम्मू कश्मीर जो कि कहते हैं आर्टिकल 370 के तहत तो अबॉलिश कर दिया उसका स्टेट रोड, लेकिन वहां पे भी ये चीज एप्लीकेबल है। तो वहां पे भी आपको 10 लाख सर्विसेज के केस में, और अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों दे रहे हो तब भी वहां पे कहते हैं लिमिट 10 लाख होगी होगी, क्योंकि हम सर्विसेज को ही काउंट करते हैं अगर दोनों गुड्स और सर्विसेज दोनों आप दे रहे हो तो। अगर मान लो सपोज इन एरियाज में आप गुड्स सप्लाई कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे होते, तो वहां पे आपकी लिमिट होती 20 लाख, जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए। जब एक ऑफिसर जाता है, जनरली स्टेट्स में यही होता है, तो या फिर सेंटर का ऑफिसर हो, सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या स्टेट जीएसटी का हो, या सेंट्रल जीएसटी का हो, कोई भी ऑफिसर जब आपके प्लेस पे आता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आता है, तो वो यही डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, मोर और लेस 99% यही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। बाकी थोड़ा बहुत ऑफिसर अपने हिसाब से कुछ चेक करना चाहता है तो वो चीजें अलग होती है। तो मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जिससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी कैंसिल नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप नोट डाउन कर लो, ताकि कभी भी कोई जीएसटी इंस्पेक्टर या कोई ऑफिसर या सुप्रिटेंडेंट कभी आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आए तो आपका रजिस्ट्रेशन कभी कैंसिल ना हो और आपको किसी भी तरीके की मॉनेटरी लॉस भी ना हो। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब आप प्रोप्राइटर हो उसके, आप ओनर हो उस बिजनेस के, आप ओनर हो उस प्रेमाइसिस के, तो उस केस में आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, आप के नाम पे अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स बिल चाहिए। अब दोस्तों कई लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं होते, क्योंकि कई जगह जो घर रहते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में बने रहते हैं। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आता है पर प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं आता। प्रॉपर्टी टैक्स बिल वहीं आता है जहाँ रजिस्टर्ड मकान बने रहते हैं, जहाँ जिन मकानों की रजिस्ट्री रहती है। तो आप जैसे किसी भी सिटी के पॉश एरिया में जाओगे जहाँ रजिस्ट्री रहती है, तो उन मकानों में हर साल में प्रॉपर्टी टैक्स आता है। और जो नॉर्मल कच्चे मकान रहते हैं, कच्चे इन द सेंस जिन मकानों की रजिस्ट्री नहीं रहती, वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं आता। तो इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे गुजरात में इसे वेरा बिल कहते हैं, और इन जनरल ये गुजराती वर्ड हो गया, और इन जनरल हम इसे प्रॉपर्टी टैक्स बिल कहते हैं, जिसमें आपको जो पानी का मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उसका चार्ज रहता है, आपके कॉलोनी में साफ सफाई का जो चार्ज रहता है, वो सारी चीज उसमें इंक्लूड रहती है। तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप हो तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो पर्सन उसे अप्लाई कर रहा है, जो बंदा रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है, जिसके नाम पे कर रहा है, जिसके नाम पे आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने वाला तो कोई भी हो सकता है, जैसे आप हो, आप अगर अपनी बेटी के, अपनी वाइफ के नाम पे अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप अपनी वाइफ के नाम में अप्लाई कर रहे हो तो आपको उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में रखने होंगे, ताकि जब भी ऑफिसर आए तो वो उस डॉक्यूमेंट को चेक करे और वो पर्सन एज ए वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। उनका आधार कार्ड, जैसे जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन के नाम पे चीजें अप्लाई हो रही है, तो उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड लेटेस्ट फोटो के साथ होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स बिल चाहिए अगर है तो, और सारी चीजें लेटेस्ट होनी चाहिए। अगर सपोज वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, आप घर के मेन आदमी हो और आपकी वाइफ के नाम पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, तो आपकी वाइफ को एक एनओसी चाहिए होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं एनओसी। तो वो भी नोटराइज होनी चाहिए, जिसमें एनओसी में आप ये मेंशन करोगे कि इस प्रेमाइसिस पे बिजनेस करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और मेरी वाइफ जिसका नाम ये है वो यहाँ पे बिजनेस कर सकती है बिना किसी रुकावट के। तो ऐसे कहता है एनओसी। तो वो एनओसी आपकी वाइफ को चाहिए होगी अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप अपनी वाइफ के नाम पे कर रहे हो तो उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी। और अगर आप रेंट पे रह रहे हो, वो मकान रेंटेड मकान है, मतलब आपने रेंट पे लेके रह रहे हो उसमें, तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए जो कि नोटराइज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम प्रोप्राइटरशिप के केस में देखते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के केस में आपका
पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए सबसे पहले, नोटराइज्ड। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी किसी भी एक पार्टनर का, हम जब ऑफिसर वहां पे जाता है तो किसी भी एक पार्टनर का आधार कार्ड पैन कार्ड चेक करता है। सारे पार्टनर को वहां मौजूद होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पार्टनर वहां पे रह सकता है, और वो पार्टनर रहे वहां पे वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी भी है अपनी फिल्म के लिए। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड उनका लेटेस्ट फोटो के साथ, और पार्टनरशिप डीड चाहिए, और ऑथराइजेशन लेटर चाहिए जिसमें सारे पार्टनर मिलके एक पार्टनर को ऑथराइज करते हैं सारे काम के लिए। और आपको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स बिल, ये तो कॉमन है अगर वो किसी एक पार्टनर के नाम पे है। अगर मान लो आपकी कंपनी, आपकी पार्टनरशिप फिर्म में 5 पार्टनर है और ऑथराइजेशन सिग्नेटरी कोई और है, और प्रेमाइस आप किसी और का यूज कर रहे हो, तो उस जो बंदा अपना प्रेमाइस देगा वो एनओसी भी देगा, पांचों पार्टनर के नाम से एनओसी जनरेट करेगा कि इस प्रेमाइस पे इस फर्म के नाम से किसी को भी कोई बिजनेस करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज तो चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म के नाम पे जो पैन कार्ड आप बनवाओगे, तो वो पैन कार्ड भी होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपकी कंपनी का, आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा होगा। सपोज XYZ लिमिटेड या कुछ भी ऐसा लिखा हो सकता है। तो ये दोनों चीज के केस में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और सिंपल पार्टनरशिप फर्म, दोनों के केस में ये चीज होनी चाहिए। आपको पैन कार्ड वहां पे रखना होगा, ऑफिसर को दिखाना होगा ओरिजिनल में। थर्ड जो चीज आती है वो आती है डायरेक्टर फर्म। जहां कोई कंपनी होती है, जहां किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर होता है, तो वहाँ डायरेक्टर एक दो भी हो सकते हैं, एटलीस्ट दो तो होते ही है डायरेक्टर, मिनिमम दो की रिक्वायरमेंट होती है। तो दो हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं तो वहां पे हम ये सारी चीज तो चेक करते हैं किसी भी डायरेक्टर का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट अगर रेंट पे चीज है, रेंट पे प्रेमाइस ले रखा है आपने, एनओसी अगर किसी और के नाम पे प्रेमाइस है, और आप सारे उसे यूज कर रहे हैं, आप पांचों उसे यूज कर रहे हो, अगर 5 डायरेक्टर है सपोज। और आपको चाहिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए डायरेक्टर के केस में। जो कंपनी को आप रजिस्टर करवा रहे हो उसके केस में आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रहता है कि आपकी कंपनी किस दिन बनी, तो ये आपको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट डिजिटली साइंड रहता है मेनली। तो ये भी ऑफिसर चेक करता है, ये मस्ट है कहते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के केस में। अगर कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए आप ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हो तो। और एक होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा पेपर रहता है जो अपनी कंपनी का जो फंक्शन है उसे डिफाइन करता है कि आपकी कंपनी क्या वर्क करेगी और कितने पार्टनर है, सबका उसमें रोल डिफाइन करता है। और ये आपकी एक तरीके से बेस रहती है आपकी कंपनी की। आपकी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड जो भी है, MOA उस चीज का बेस रहता है। तो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। कंपनी के केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, रेंट एग्रीमेंट इफ एनी, और एनओसी, ऑथराइजेशन लेटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑफ एनी डायरेक्टर, और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ये मस्ट है। पैन कार्ड ऑफ कंपनीज नेम, मतलब कंपनी के नाम का आपको पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। और MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें आपको चाहिए रहती है। दोस्तों यहाँ पे हमारे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स जो जनरली पार्टनरशिप फर्म में या फिर जो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी के केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो वो सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। तो जब भी एक ऑफिसर आपके प्लेस पे आएगा, आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएगा, मैं आप यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका घर भी हो सकता है। आप किसी फैक्ट्री को, किसी गोडाउन, किसी भी चीज को आप ले सकते हो, वो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है। सपोज आप ईंट का काम करते हो तो आप अपने घर को भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना सकते हो।
लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर मैं अपने घर को बनाऊंगी तो ईंटें जो मैं इतनी में बना रहा हूँ उन्हें रखूंगा कहाँ? तो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपको एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालनी पड़ती है। उसके साथ साथ आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डाल सकते हो। तो आप सपोज आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से आप बिलिंग करोगे, सब कुछ करोगे, वो आपका घर हो गया, और एक गोदाम जो आपके घर से 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, सपोज कितनी भी दूर है, उसे आप अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में डाल सकते हो। वो सारी चीज एक ऑफिसर को दिखती है पोर्टल पे, तो वो आप डाल सकते हो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो जनरली कहते हैं एक ऑफिसर चेक करता है। और दोस्तों, यहीं पर किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कमी रहती है, कोई नोटराइज नहीं रहता, कहीं आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में फोटो लेटेस्ट नहीं होती, तो ऑफिसर ये सारी चीजें रिजेक्ट कर देता है आपकी एप्लीकेशन को। और दूसरी चीज है कि आजकल दोस्तों बायोमेट्रिक भी शुरू कर दी गई है कई जगहों पे, जैसे यहाँ गुजरात में तो बायोमेट्रिक होने लगी है। तो आपको बायोमेट्रिक करानी पड़ेगी जीएसटी सुविधा केंद्र में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएसके भी कहते हैं, जीएसटी सुविधा केंद्र। तो वहां पे जाके आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली जाके भी वहां पे आप अपना बायोमेट्रिक करा सकते हो। तो बायोमेट्रिक करानी कब है? जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो, उसके बाद या तो बायोमेट्रिक करानी है फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले, या फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद भी आप बायोमेट्रिक करा सकते हो। पर जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले आप बायोमेट्रिक करा ले, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अगर आप बायोमेट्रिक कराओगे तो ऑफिसर उस बेस पे भी कैंसिल आपका कर देगा। क्योंकि ऑफिसर जब आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आता है तो वो आपकी सारी डिटेल पोर्टल पे देख के आता है। तो पोर्टल पे अगर उसे दिखेगा कि इसने बायोमेट्रिक नहीं करा रखी है, इसका बायोमेट्रिक अनसक्सेसफुल है, उस केस में हाई चांसेस रहते हैं कि ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को कैंसिल कर दे। तो मैं यही कहूंगा कि आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपके नियरेस्ट जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके करा लें, और उसके बाद ऑफिसर आए तो उसे सारे डॉक्यूमेंट्स आप दिखाए। तो दोस्तों, ऑफिसर जब आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आता है तो उसके पास सारी डिटेल आपकी रहती है, और अंडर रूल 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत वो आपका वेरिफिकेशन करता है, जिसमें 15 डेज के अंदर फ्रॉम वेरिफिकेशन वो आपकी रिपोर्ट को अपलोड करता है। तो और दोस्तों, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये समझ के बिल्कुल मत बैठना कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, क्योंकि कई बार डीम्ड रजिस्ट्रेशन भी मिलता है। सपोज ऑफिस में बहुत सारा काम है, ऑफिसर आपके पास वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ पाया, तो 30 दिन के अंदर जब आपने अप्लाई करा है, उसके 30 दिन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ऑफिस जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, डीम्ड रजिस्ट्रेशन मतलब आपको ऑटोमेटिकली वो रजिस्ट्रेशन मिल गया है बिना किसी वेरिफिकेशन के। तो जो डीम्ड रजिस्ट्रेशन होता है उसमें ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के मिलने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन के लिए भी आ सकता है, और 99% केस में आता ही है, क्योंकि कई फ्रॉड के केस रहते हैं जो बाद में कर सकता है टैक्स पेयर, हालांकि नहीं करते, बट ऑब्वियसली कहते हैं कई टैक्स पेयर इस चीज का गलत फायदा भी उठाते हैं। तो ऑफिसर रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करोगे उससे पहले भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और या तो आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मिल चुका हो, उसके बाद भी ऑफिसर आपके प्रेमाइस पे आ सकता है और आपकी डिटेल्स को चेक करेगा। इन दोनों केस के अलावा आपको रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले का वेरिफिकेशन, आपको रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद का वेरिफिकेशन, अगर ऑफिसर को कहीं भी ये लगता है कि आपके रजिस्ट्रेशन आप किसी तरीके से आपने फ्रॉड बेस पे लिया है, या फिर आप अपने रिटर्न इस तरीके से फाइल कर रहे हो कि शक जा रहा है किसी ऑफिसर को, तो वहां पे भी वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। हालांकि उस केस में आपको हियरिंग का टाइम मिलेगा, बट इन सब चीजों का भी आप ध्यान रखिए। तो अपने जीएसटी को आप टाइम टू टाइम भरिए, आपके GSTR 1 को, आपके GSTR 3B को आप टाइम टू टाइम भरिए, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। तो दोस्तों, आप अपनी राय, अपनी कमेंट इस वीडियो के नीचे करना, और जो भी आपके डाउट्स हो, आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, एक ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से, एक डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से हम क्या सोचते हैं, हम किस तरीके से एक टैक्स पेयर को लेते हैं, तो वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, और आपकी सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी आप कमेंट करोगे, किसी भी तरीके का आपका डाउट हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेके इस वीडियो से रिलेटेड,
कोई भी आपका डाउट हो तो आप प्लीज कहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। तो कैसे हो दोस्तों आप सब। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो को शूट करने में बहुत मेहनत लगी है और काफी टाइम लगा है इसे एडिट करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।